मेरा नाम नव्या है। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी उम्र 29 साल थी। मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करने का ख्याल आता था, मगर मैं मजबूर थी। मैं चाहकर भी अपनी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं 14 साल की थी तब मेरे पिता हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उस समय मेरा एक 5 साल का भाई और मेरी 8 साल की बहन थी। मेरी माँ मेरे पापा की मौत पर बहुत बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते कह रही थी, आप इस दुनिया को छोड़कर क्यों चले गए? मेरे ऊपर 3-3 बच्चों का बोझ डाल गए। अब इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? बड़ी बेटी तो फिर भी 14 साल की हैं। इन छोटे दोनों बच्चों को मैं आपके बिना कैसे जीना सिखाऊंगी? मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया था और फिर बड़ी होकर मैं अपनी माँ का सहारा बन गई थी। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम किया था। वह कपड़े भी सिलती थी। इतने सारे काम करने के बावजूद उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था, तो मैं बदले में मुझे भी अपनी माँ का सहारा बनना ही था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। मुझे 7 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे अपनी ही कंपनी में बड़ी पोस्ट पर रख लिया गया था, जिससे मेरी सैलरी भी ज़्यादा हो गई थी। मैं अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा रही थी। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी माँ से लोग कहते थे, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है, इसकी शादी के बारे में सोचो। आखिर कब तक बेटी से नौकरी करवाती रहोगी? लेकिन मेरी माँ उनसे कह देती थी, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। दरअसल मैंने ही अपनी माँ से शादी के लिए मना किया हुआ था। मैं पहले अपने भाई बहन को कामयाब होते देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही मुझे शादी करनी थी। क्योंकि अगर मेरी शादी पहले हो जाती तो फिर मेरे भाई बहन और मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखता? मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। अभी तक जो भी चल रहा था वह बिल्कुल ठीक चल रहा था। नौकरी लगने के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से मोहब्बत भी नहीं करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे प्यार मोहब्बत करने की फुर्सत ही नहीं थी। मैंने सुना था कि जो लोग किसी से प्यार करते हैं वे उसे वक्त और तवज्जो देते हैं, वही उनकी मोहब्बत का ठोस सबूत होता है। लेकिन मेरे पास ये सब करने का वक्त ही नहीं था। मैं अपना ही ख्याल बड़ी मुश्किल से रख पाती थी। सारा दिन मेरा ऑफिस में ही गुजर जाता था। हालांकि इन 7 सालों में इतना बदलाव जरूर आया था कि अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ऑफिस जाया करती थी। मैं बहुत काबिल थी और अपनी मेहनत के नतीजे में कंपनी में सबका भरोसा जीत चुकी थी। जिंदगी जितनी भी परेशानियां थी वे कई सालों पहले गुजर चुकी थी। उन हालात से निकलकर ही मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जीनी शुरू की थी और अपने भाई बहन को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे रही थी। मेरी ज़िंदगी मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन अपनी माँ और भाई बहन की खातिर मुझे ये सब करना पड़ता था। मेरी कुछ फ्रेंड भी थी जो संडे के दिन मुझसे मिलती थी। मेरी सारी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड थे और वे उनसे प्यार करती थी तथा उनके साथ शादी भी करना चाहती थी। जब मैं अपनी फ्रेंड को उनके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखती तो मुझे बहुत खुशी होती। मन करता था कि काश मुझे भी कोई इतना ही प्यार करने वाला होता। वे मुझे अपने बॉयफ्रेंड की कुछ प्यार भरी बातें भी बताया करती थी। उन्हें सुनकर मैं मन ही मन सोचती थी, काश मेरी ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो जाए, तब मेरी ज़िंदगी भी अपनी फ्रेंड्स की तरह खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां निकल जाती। फिर मैंने सोचा कि मुझे सब्र करना चाहिए और खुद पर काबू रखना चाहिए। एक न एक दिन भगवान मेरी भी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, मुझे भी कोई अच्छा हमसफ़र मिलेगा। लेकिन फिर मैं खुद को सवाल करती, आखिर ऐसा कब होगा? मेरी उम्र अभी 29 साल है। 4 साल और गुजर गए तो मेरी शादी की उम्र भी निकल जाएगी। ना जाने सब कुछ कब ठीक होगा। मैं बस हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी अपने हमसफ़र के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन उससे पहले मेरे घर वालों की ज़िंदगी बेहतर और आसान हो जाए। मेरी मम्मी को हमेशा मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। वह कहती थी, अपने भाई बहन का फ्यूचर सुधारने के चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी की खुशियों को अपने दिल में ही दबाकर बैठी हो।
मेरी माँ मुझे समझाया करती थी, भगवान तुम्हें इसका अच्छा सिला देगा, तुम देखना तुम्हें एक अच्छा हमसफ़र जरूर मिलेगा। तुम जो इतने समय से हम सब लोगों के लिए मेहनत करती हो, देखना जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेगा। मैं अपनी माँ की इन बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती थी और मन ही मन सोचती थी, काश मेरी माँ की सारी दुआएं सच हो जाए। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमारे साथ सुख दुख बांट सकता। पापा के गुजर जाने के बाद उनके सारे रिश्तेदार ने हमसे संबंध खत्म कर लिए थे। मम्मी से ज़्यादा रिश्तेदार थे भी नहीं, बस हमारे एक मामा जी थे जो अपने परिवार के साथ दूसरे देश में रहते थे। कभी कभी हमारी उनसे कॉल पर बात हो जाती थी, मगर वे कभी यहाँ आते नहीं थे। शादी को लेकर मैं जितना भी खुद पर काबू रखने की कोशिश करती, मेरी भावनाएं उतनी ही मुझ पर हावी हो जाती। खासकर रात के वक्त मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थी उनकी तो शादी हो गई थी, बल्कि उनके पास एक दो बच्चे भी थे। जब मैं रात को अकेली होती तो सोचती, काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता जो मैं अपना अकेलापन दूर कर सकती। मिल नहीं सकती तो कम से कम फ़ोन पर ही बात कर सकती थी। मेरी जो शादीशुदा फ्रेंड्स थी उनसे तो अब मैं मिलती भी नहीं थी, क्योंकि वे जब भी मुझसे मिलती अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाने लगती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल मचलने लगता था, मगर फिर अपने भाई बहन के भविष्य के बारे में सोचकर मुझे अपनी भावनाएं खत्म होती हुई महसूस होने लगी। बस मुझे अपने लिए एक सहारे की ज़रूरत थी, जैसा आजकल के ज़माने में होता है। ये मॉडर्न ज़माना है और आजकल हर लड़की के पास उसका सुख दुख बांटने के लिए या तो उसका बॉयफ्रेंड होता है या फिर उसका पति। मेरे भाई बहन भी ऐसे नहीं थे जो मेरे साथ हंसी मजाक कर सकते या थोड़ा बहुत समय बिता सकते। ये तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। मुझसे बात करने के लिए उनके पास ज़्यादा समय ही नहीं था। मेरी बहन की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी। ग्रेजुएशन के बाद उसे नौकरी करनी थी, जबकि मेरा भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। फिर देखते ही देखते मेरी उम्र 30 साल की हो गई। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, अब मैं तुम्हारी जिद और नहीं मानूंगी। तुमने सारी जिंदगी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। नौकरी करते करते तुमने अपनी शादी की उम्र निकाल दी। जैसे ही तुम्हारी छोटी बहन की नौकरी लग जाएगी मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी ताकि तुम्हारा घर बच सके। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी सिर्फ बहन की नौकरी लगने से ही कुछ नहीं होगा, पहले भाई की भी नौकरी लग जाए, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। मम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मम्मी को जैसे तैसे समझाकर शांत करवा देती। मेरी अपनी स्कूटी थी और इसी स्कूटी में से मैं ऑफिस जाया करती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक भिखारी काफ़ी दिनों से हमारे मोहल्ले में भीख मांग रहा था। वैसे हमारा मोहल्ला काफ़ी बड़ा था, मगर मैं उसे पिछले एक हफ्ते से रोजाना यहाँ देख रही थी। एक दिन मैंने अपनी स्कूटी रोककर उसे गौर से देखने लगी। ना जाने क्यों मेरे कदम उसे देखकर रुक गए थे। वह भिखारी फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था और गंदे से हाल में था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और अपने पर्स से 1 रुपये का नोट निकालकर उसे दे दिया। मैंने उससे कहा, अभी मेरे पास खुले नहीं हैं, अभी नहीं, यही रख लो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और उसने वह पैसे अपने थैले में डाल दिए। अब मैं आते जाते उसे पैसे दे दिया करती थी। एक दिन मैंने उसे फुटपाथ पर भी भीख मांगते हुए देखा। मैं तब भी अपनी स्कूटी पर थी और रास्ते से गुजर रही थी। मैंने तब भी उसे पैसे दे दिए थे। अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचती वह मेरे आने से पहले ही मोहल्ले में खड़ा होकर मेरा इंतजार करता था। जैसे ही वह देखता कि मैं अपने दरवाजे पर आ गई हूँ, वह फौरन मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगता था। मैं उसे पैसे दे दिया करती थी, मगर बड़ी अजीब बात यह थी कि वह मुझसे पैसे लेने के बाद ना जाने कितनी देर तक मुझे देखता रहता था। मैं उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए घर के अंदर चली जाती थी। फिर अगले दिन ही वह ऐसा ही करने लगा। मैं उसकी नज़रों से बहुत परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे इतनी बेबसी नज़रों से क्यों देखता है। मैंने सोचा कि शायद वह भूखा होगा, इसलिए कभी कभी उसे खाना दे देना चाहिए। रात के समय मैंने खिड़की से नीचे की तरफ देखा तो वह मेरे घर के आसपास ही टहल रहा था।
मैंने उसे आवाज़ लगाकर दरवाजे के पास बुलाया और खाना पैक करके उसे देने के लिए बाहर आई। जैसे ही मैंने उसे खाना दिया, मैं फिर से चौंक गई, क्योंकि वह अजीब नज़रों से मेरे चेहरे को टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत देर हो गई, मगर उसकी नज़रों में कोई बदलाव नहीं आया। वह जिस तरह से मेरे हाथ से खाना लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाए हुए था, उसका हाथ भी उसी तरह जमे हुए था। वह अपना हाथ पीछे नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? खाना लो और जाओ यहाँ से। अचानक मेरी बात सुनकर वह होश में आया और जैसे ही उसने खाना लिया, वह पीछे पलटकर जाने लगा। मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी, तभी उसने फिर से पलटकर मुझसे देखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि ये भिखारी पागल हो गया है। ये सोचते हुए मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। अब वह भिखारी ज़्यादातर हमारे मोहल्ले में ही मुझे कहीं न कहीं नज़र आ जाता था। मैंने उससे एक दिन बात की और कह दिया, तुम हर रोज़ रात को हमारे घर में खाना ले लिया करो, लगता है कि तुम ज़्यादा ही गरीब हो। वह कहने लगा, हाँ, मेरा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। अगर आप मुझे खाना दे दिया करोगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम रात के समय खाना लेने के लिए आ जाना। फिर वह रोज़ाना बिल्कुल सही समय पर खाना लेने के लिए आ जाता। मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बता दी। मम्मी ने कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत ही अच्छी बात है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटी। तभी दरवाज़ा बजने लगा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वह भिखारी था। मम्मी ने जल्दी से मुझे खाना पैक करके दिया और मैं उसे देने के लिए बाहर चली गई। आज जब मैंने उसे खाने का डिब्बा दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगा, मुझे आपसे बात करनी है। उसके हाथ पकड़ने पर मैं बहुत घबरा गई। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। उसने जब मेरे चेहरे पर डर देखा तो कहने लगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? पैसों की ज़रूरत है या फिर और खाना चाहिए? वह कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे इस तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, बस मैं आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ। मैंने गुस्से में कहा, क्या मतलब? अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते हो? वह कहने लगा, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। ना जाने कब से आपको देख रहा हूँ। आप मेरे दिल को भा गई हैं। जब एक बार आपके चेहरे को देख लेता हूँ तो मन करता है कि आपकी ही ओर देखता रहूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की फिजूल बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? देखने में तो तुम गरीब लगते हो, मगर बातें बहुत रोमांटिक कर रहे हो। तुम्हें जैसे एक गरीब भिखारी को ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तो वह कहने लगा, शर्म तो उसे आती है मैडम जो कुछ गलत करता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार सीधे सीधे तरीके से कर रहा हूँ। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चलते बनो। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो कल से आ जाना, वरना इस तरह की बातें करोगे तो मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि तुम मुझसे गलत बातें कर रहे हो। वह कहने लगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मैं उसको इतनी बातें सुना चुकी थी, फिर भी उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि वह मुझे हाथों हाथ शादी के लिए भी प्रपोज कर रहा था। मैंने जल्दी से उसे खाना थमाया और झटके से उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने घर के अंदर आ गई थी। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी और सारी रात मैं उसकी बातों के बारे में सोच विचार करती रही। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरी दोस्त मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी। तब मैंने उसे भिखारी वाली पूरी बात बताई। मेरी दोस्त कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह भिखारी तुम्हें प्रपोज क्यों कर रहा है। मैंने कहा, हाँ बताओ, उसने मुझे प्रपोज क्यों किया है? तो वह कहने लगी, तुम एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हो, जितने भी पैसे कमाती हो, उसने सोचा होगा कि मैं ऐसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगा, फिर वह जितना कमा कर लाएगी वह सब मेरा ही होगा। इस तरह उसे भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। वह तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा है। मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो,
भला उस भिखारी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिली थी। उसे क्या लगता है कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तुम देखना वह कितने गंदे से उलियों में आता है। मैं ही क्या, उसे कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी। मेरी दोस्त कहने लगी, अगर आगे से वह आकर तुमसे यही सब कुछ कहे तो उसे धमकी दे देना कि तुम पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा दोगी, फिर वह खुद ही डर जाएगा। मैंने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। अब मुझे अपनी दोस्त की बात समझ आ गई थी और ये भी कि वह भिखारी मुझे प्रपोज क्यों कर रहा था। ना जाने वह मोहल्ले की कितनी और लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता होगा, मगर मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। अगले दिन जब वह भिखारी आया तो मैं उसे खाना देने गई तो उसने फिर से मुझसे वही बात दोहराई। इस बार मैंने तेज आवाज़ में कहा, तुम भिखारी हो इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसी समय शोर मचाकर मोहल्ले वालों से उसकी पिटाई करवा देती। खामोशी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। मगर ये देखकर मैं दंग रह गई कि वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। तुम मुझसे घुमा फिराकर जवाब मत दो, सीधे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने गुस्से में कहा, तुम बड़ी पहुंची हुई चीज़ हो, मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में सब पता चल गया है। जब मैंने ये बात कही तो अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह कहने लगा, तुम्हें मेरे बारे में आखिर क्या पता चल गया? मैंने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी इस बात पर उसने फिर से मुझे चौंक कर देखा और कहने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाऊंगी और फिर मैं जितने भी पैसे कमाऊंगी उससे तुम अपनी ज़िंदगी में ऐश करोगे। मेरी ये बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, तुम अपना खाना और अपनी भीख अपने पास रखो। अगर तुम यही समझती हो तो मुझे तुमसे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। यह कहकर वह दरवाजे से पलट गया। मैं वहीं खड़ी रह गई और उसे जाते हुए देखती रही। आज उसने खाना भी नहीं लिया था। मैंने सोचा, ये तो बड़ा खुददार आदमी है, मेरा इतने कहने पर भी खाना नहीं लिया। खैर मैं खाने का डिब्बा हाथ में लेकर घर के अंदर आ गई। मेरी छोटी बहन कहने लगी, दीदी आप किससे बातें कर रही थी? तो मैंने उसे बताया कि एक भिखारी आया था, उसे खाना देना था। वह कहने लगी, भिखारी खाना क्यों नहीं लेकर गया? आप तो खाना वापस लेकर आ गई। मैंने अपनी बहन से कहा, पता नहीं क्यों नहीं लेकर गया। मैंने वह डिब्बा किचन में रख दिया और अपने कमरे में वापस आ गई। मैं सोचने लगी, आखिर ये भिखारी मुझसे चाहता क्या है? फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। जितना हो सकता था मैंने अपने कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, इन फालतू बातों पे नहीं। कई दिन इसी तरह गुजर गए। उस भिखारी ना मेरा सामना होता था। जब मैं उसे आवाज़ देकर पैसे देने के लिए बुलाती तो वह मेरी भीख लेने ही नहीं आता। अब खाना लेने आना तो उसने पूरी तरह बंद कर दिया था। मगर जब भी मैं उसे कहीं देखती वह मुझे बस देखता ही रह जाता। न जाने उसकी इस हरकत का क्या मतलब था। कई महीने इसी तरह बीत गए। मैंने उसे कभी कभी अपने ऑफिस के आसपास भी देखा, मगर हर बार वह अकेला ही होता। शायद इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बस वह मुझे एक नज़र देखता और फिर चला जाता। वह मुझे उस पर तरस आने लगा था। क्या वह सच में मुझसे मोहब्बत करता था? क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया था और अभी तक उसने मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई बहुत गहरी सोच में डूबी थी। मैं उस भिखारी के बारे में ही सोच रही थी कि क्या यह सच में मुझसे मोहब्बत करता है? अगर इसे मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो यह मुझे ऐसी बेबसी निगाहों से नहीं देखता जिस तरह पहले देखा करता था। और अगर यह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था तो फिर ये मेरे एक बार डांटने पर दोबारा भी तो मेरे पीछे पड़ सकता था। इसने तो मुझसे पूरी तरह से वास्ता ही ख़त्म कर लिया। मगर उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत अभी भी दिखाई देती थी। फिर मैंने एक फैसला लिया जो मेरे लिए गलत तो ज़रूर था, मगर मैं क्या करती? मुझे उस पर तरस आने लगा था और शायद मैं भी उस पर अपना दिल हार बैठी थी।
मेरे लिए ऐसा करना सही तो नहीं था, क्योंकि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जो अच्छा खासा कमा लेती थी, जबकि वह क्या था, वह तो एक मामूली सा दिखने वाला, फटे पुराने कपड़े पहने, गंदे से होलिये में एक गरीब भिखारी था जो न जाने कहाँ रहता होगा, कहाँ सोता होगा और न जाने कितने लोगों के घरों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता होगा। कई बार मेरा दिल कहता कि मुझे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एक वही इंसान है जो अभी तक बिना डरे मुझे देखता रहता है और अपनी नज़रों से मुझे दीवाना कर चुका है, तब मैंने सोचा कि अगर वह सच में मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता तो फिर मैं उससे शादी कर लूँगी। मैं उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करवा दूँगी और खुद अपनी नौकरी भी जारी रखूँगी। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मुझे पैसों की कोई भी भूख नहीं है, मुझे तो सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो की भूख है। वह मुझे सारी ज़िंदगी प्यार दे, मेरा ख्याल रखे, बस मेरे लिए यही बहुत है। अगले ही दिन मैंने उस भिखारी से बात करने का फैसला कर लिया था, मगर अजीब बात यह थी कि पिछले 2-3 दिन से वह मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। न जाने वह कहाँ चला गया था। लेकिन फिर एक दिन वह मुझे शॉपिंग मॉल के बाहर नज़र आ गया, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी। मैंने इस बारे में अपनी फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वे लोग मेरा मजाक बनाएगी। उसके बॉयफ्रेंड कोई डॉक्टर थे, तो कोई इंजीनियर था, तो कोई किसी और अमीर बाप का बेटा। लेकिन अगर उन्हें ये पता चलता कि मैं एक भिखारी के पीछे जा रही हूँ तो वे मेरा मजाक उड़ाती। इसलिए मैं उन लोगों से छुपकर उस भिखारी से मिलने चली गई। जहाँ हम मिले वह बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, इसलिए मैंने उसे पार्क में चलने के लिए कहा। वह मेरे साथ पार्क में चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देखते हो? तो वह कहने लगा, तुम्हारी सोच के हिसाब से मैंने तुम्हारे घर का खाना लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ। अब मेरी नज़रें तुम्हारे चेहरे पर जाकर टिक जाती हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी नज़रों पर काबू नहीं रख सकता, लेकिन मैं खुद पर काबू जरूर रख सकता हूँ। जब भी तुम मेरे सामने आती हो, मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे का दीदार करने लगती हैं। आखिर प्यार करता हूँ तुमसे, क्या करूँ? मैंने उससे पूछा, तुम सच कह रहे हो ना? तो वह कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने तुम्हारे मोहल्ले वालों से तुम्हारी तारीफ भी सुनी है। जब मुझे पता चला कि तुमने अपने भाई बहनों के भविष्य के लिए अपनी शादी तक नहीं की और अकेले ही नौकरी करके अपने परिवार का खर्च चला रही हो, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम्हारे इस त्याग ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी इज्जत बढ़ा दी। उसने आगे कहा, मैं एक भिखारी हूँ, भला मैं तुम्हारा क्या फ़ायदा उठाऊँगा? तुम चाहो तो खाली हाथ भी मेरे पास आ सकती हो। मुझे तुम्हारी नौकरी भी कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं सारी ज़िंदगी भीख मांगकर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूं, मगर तुमसे नौकरी नहीं करवाऊंगा। उस भिखारी की बात सुनकर मेरा दिल अचानक भावुक हो गया। उसे मेरी इतनी फिक्र थी। अब मुझे एहसास हुआ कि इस ज़िंदगी में मेरी इतनी फिक्र मेरी माँ के अलावा किसी और ने नहीं की थी। ये एक ऐसा इंसान था जिसकी बातों ने मेरे दिल को पिघला दिया था और अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने उसे बता दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इस तरह हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने उससे कहा, तुम भिखारी हो, ये थोड़ा अजीब लगता है, क्या तुम ये काम छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकते? वह कहने लगा, मैं गरीब हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम बस प्रार्थना करो कि मेरा एक काम है और मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। उसके बाद मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही बन जाऊँगा। मैंने पूछा, कौन सा काम है? तो वह अचानक ठिठक गया और कहने लगा, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम अपने घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर खाना लेने के लिए आ जाऊँगा। तुम्हारे घर खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना। इसके बाद मैं वहाँ से उठकर चली आई और अब बार बार उसी के ख्याल आने लगे। हर रोज़ वह मेरे घर आता था खाना लेने। इसी दौरान हम दोनों की बहुत सारी बातें हो जाती। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। कई महीने इसी तरह गुजर गए और हमारी मोहब्बत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। मैंने सोच लिया था कि
जैसे ही मेरे भाई बहन की नौकरी लग जाएगी, मैं अपने पैसे सुनील को देना शुरू कर दूंगी ताकि वह अपना बिजनेस कर सके और भीख मांगना बंद कर दे। लेकिन शायद मेरी इस खुशी को नज़र लग गई थी। सुनील न जाने कहाँ चला गया था। एक दिन जब वह मुझे दिखाई नहीं दिया तो मुझे लगा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा या उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, मगर वह कई दिन तक नहीं आया और उसके लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई। पूरे 1 महीने तक मैं उसके लिए परेशान रही। जहाँ जहाँ वह मुझे पहले मिल चुका था वहाँ मैं उसे ढूंढने गई, मगर सुनील तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था। मैं उसके लिए बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इस तरह छोड़कर भी जा सकता था। काफ़ी दिनों तक तो मैंने यही सोचा कि हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो, मगर इमरजेंसी कितने दिनों तक चल सकती है। मेरे पास उसका न कोई एड्रेस था, न कोई कॉन्टैक्ट नंबर और न ही कोई ऐसा इंसान था जिसके जरिए मैं सुनील का कोई पता लगा सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और बस खामोश खामोश सी रहने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे बीच रास्ते में इस तरह छोड़कर परेशान कर देगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी दौरान मेरी बहन ने आकर एक खुशखबरी सुनाई थी कि उसकी जॉब लग गई है। इस बात पर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन उदास था। कई महीनों इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी आंखों में अभी भी सुनील की तलाश थी, मगर वह नहीं आया था और अब मुझे यही लगने लगा था कि वह मुझे धोखा देकर चला गया। उसने मुझसे प्यार मोहब्बत के दावे किए और अब वह न जाने कहाँ गायब हो गया। मगर फिर मैं ये भी सोचा करती थी कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। इसे धोखा नहीं कहते। धोखा तो वह कहते हैं जब कोई लड़का किसी लड़की का गलत फायदा उठाता है। उस बेचारे ने तो कभी मुझसे अकेले में बात भी नहीं की। वह मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बातें करता था और जब भी आसपास के मोहल्ले से कोई गुजर कर आता तो वह खामोश हो जाता था ताकि मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल ना उठा सके। तो फिर वह कहाँ चला गया था, ये सवाल मैं अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुनील के बारे में मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इसी तरह सुनील का इंतज़ार करते करते मुझे पूरे 8 महीने गुजर गए थे और अब मेरी आंखों ने उसकी तलाश करना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे अभी भी उसकी बहुत याद आती है। मेरे दिल से उसकी याद निकलती ही नहीं थी। मैं बस अकेले में रोती थी और दिन रात सब मुझसे मेरे कमज़ोर होने की वजह पूछते थे। अब उन्हें क्या बताती कि मुझे क्या रोग लगा हुआ है। फिर एक नई टेंशन मुझे मेरी मम्मी ने दे दी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बहन की अब जॉब लग गई है और जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुकी थी, मैं तुम्हारी बहन की जॉब लगने के बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इसी वजह से मैंने 2-3 लोगों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में कह दिया है। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी और मैंने उनसे मना कर दिया कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो आपसे कहा था कि जब भाई की भी जॉब लग जाएगी उसके बाद मैं कुछ शादी कर लूँगी। मम्मी कहने लगी, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, फिर तुम्हारे लिए भी रिश्ता आना बंद हो जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा, कोई बात नहीं, मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी ही गुजार दूंगी। मम्मी कहने लगी, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं कहते। क्या तुम सारी ज़िंदगी हम लोगों के नाम पर ही गुजार दोगी? एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई बहन अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे और फिर उनकी भी शादी हो जाएगी और तुम्हारा क्या होगा? जिसे सबकी फिक्र है वह फिर भी खाली हाथ रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी ने अपनी जोर ज़बरदस्ती के साथ मेरा रिश्ता तय करने का फैसला कर लिया था, मगर मेरा दिल अंदर से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बताऊं कि मैं आज भी सुनील का इंतज़ार करती हूं। एक दिन मम्मी बहुत खुश थी और कहने लगी, संडे को तुम अच्छे से तैयार हो जाना, अपनी फ्रेंड के साथ कहीं मत जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे अभी भी मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मम्मी ने कहा, तुम बिल्कुल खामोश रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा।
अब मैं तुम्हारी एक और नहीं सुनूंगी। फिर मजबूरन मुझे मम्मी की बातों के आगे हार माननी पड़ी। और फिर संडे भी आ गया था। मेरी मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा, मगर मैं तैयार नहीं हुई थी। जैसे गेटअप में थी वैसे ही गेटअप में लड़के वाले के सामने आ गई थी। मैं बैठी हुई थी जब लड़के की माँ मुझे तरह तरह के सवाल कर रही थी। इस समय मेरी नज़रें झुकी हुई थी और मेरे दिल में बार बार सुनील का ख्याल आ रहा था। आज मुझे सुनील की शिद्दत से याद आ रही थी। लड़के की माँ मुझसे जो भी सवाल करती थी मैं उसका गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे दिया करती थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। मन कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं। और उस दिन मैं सोच रही थी कि मुझे सुनील से मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वैसे भी बहुत शौक था ना मोहब्बत करने का, किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। अब मुझे पता चल गया था कि मोहब्बत करना कोई आसान नहीं है। इसमें खुशियाँ मिलने के साथ साथ आंखों में आंसू भी मिलते हैं। मेरी आंखों में जैसे ही आंसू गिरने वाले थे मैं उन्हें पोंछ लेती ताकि किसी को शक न हो कि मैं रो रही हूँ। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक घर के दरवाजे में कोई हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ। वह इंसान कौन था? वह अंदर आया और उसने सबके सामने खड़े होकर मुझे आवाज़ लगाई, नव्या। मैंने झटके से उसकी तरफ बड़े गौर से देखा। ये आवाज़ तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर ये इंसान कौन था मैं इसे पहचान नहीं सकी। उसने दोबारा कहा, न, ये सब क्या है? सब लोग उसे फटी फटी नज़रों से देखने लगे थे कि ये कौन है और अचानक घर में घुसकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, मेरा नाम अपनी जुबान पर बार बार क्यों ले रहा है। उस समय मेरा भाई भी घर में मौजूद था। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम कौन हो? घर के अंदर क्यों घुस गए हो? वह कहने लगा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। मैं ऐसी किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। इन लोगों को यहाँ से भेज दो। लड़के की माँ अचानक से एक झटके से उठी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ये तुम्हारा आशिक है। मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं बहन, आपको गलतफहमी हो रही है। हम नहीं जानते हैं कि ये लड़का कौन है। तभी वह लड़का फिर से कहने लगा, जी आप यहाँ से जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन औरत ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने हमें यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? तुम्हारी बेटी का तो पहले से ही आशिक है। हमें बुलाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती थी? मेरी मम्मी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वह अपने बेटे को लेकर हमारे घर से निकल गई। उन लोगों के जाने के बाद मेरे भाई ने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया, जबकि मैं भी लगातार उसे देख रही थी और सोच रही थी इसने ये क्या कह दिया। मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। मैं तुम लोगों से तसल्ली से बात करना चाहता हूँ और तुम लोग इतना हंगामा कर रहे हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, नव्या समझाओ अपने घर वालों को, मैं सुनील हूँ। अचानक मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम सुनील हो? मैंने पूछा। हाँ मैं सुनील हूँ, उसने कहा। यह कहकर मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी तो सुनील कहने लगा, तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी मेरी मम्मी कहने लगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई हमें भी तो कुछ बताए। मेरा भाई भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इतने में ही सुनील कहने लगा, आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उसने बताया, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमें खबर मिली थी कि इस शहर में बच्चा चोरी करने की बहुत सारी वारदातें सामने आ रही हैं, इसलिए मुझे उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं उन लोगों को भिखारी बनकर ही तलाश करता था, क्योंकि वे लोग भी भिखारी बनकर ही लोगों के घरों में भीख मांगने के लिए जाते थे और उनके घर से बच्चों को बहाने से चोरी कर लेते थे। हमें पूरी गैंग को पकड़ना था। काफ़ी समय तक मुझे इस शहर में उस गैंग को पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं बहुत शातिर लोग थे। 6 महीने पहले मैंने उन लोगों को पकड़ लिया था। फाइनली पूरी गैंग हमारे हाथ लग गई थी, मगर इस दौरान उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। उनकी बंदूक से निकली गोली मेरी टांग में लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं खुद से उठकर बैठ भी नहीं सकता था। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको अपनी टांग दिखा देता हूँ। सुनील ने अपनी पैंट ऊपर करके अपनी टांग पर लगी गोली का जख्म हमें दिखाया। फिर वह कहने लगा, मुझे ठीक होने में बहुत समय लग गया था। मैं नव्या से किसी भी तरह से संपर्क करना चाहता था, मगर मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। सुनील ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे माफ़ कर देना नव्या, मैं तुम्हें अपने पुलिस ऑफिसर होने के बारे में नहीं बता सका, क्योंकि अगर धोखे से भी किसी को ये खबर लग जाती कि मैं भिखारी नहीं हूँ तो शायद मेरे लिए उस गैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई थी और तुमसे भी बहुत सारे झूठ बोले थे। मगर ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब जब मैं ठीक हो गया तो मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आना चाहता था। आज मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था, तब मैंने घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई देखी। मैंने सोचा कि ये गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ी है, इसलिए मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं एकदम अंदर चला आया और उन सब लोगों के सामने ये सब हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप सब लोग। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों की बेइज्जती हुई है, मगर मैं क्या करूँ, मैं नव्या से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और आपकी बेटी को सारी जिंदगी बहुत खुश रखूँगा। सुनील की बात पूरी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या ये लड़का सच कह रहा है? मैंने अपनी मम्मी की तरफ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मम्मी कहने लगी, क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? वह कहने लगा, जी हाँ, अगर आपको अभी भी कोई शक है तो मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आता हूँ। आप मेरी जानकारी पुलिस स्टेशन से भी निकलवा सकती हैं। मैं अपने पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर हूँ। भिखारी बनने के दौरान मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए उसे प्रपोज कर दिया। मैं ऑन ड्यूटी था, इसलिए कभी आपके घर आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज जब मुझे आप लोगों को सच बताना था तो मैं अपनी असली रूप में आप लोगों के सामने आया। सुनील की बातें सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा तुम अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दो। और फिर ऐसा ही हुआ। सुनील 2 घंटे बाद अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आ गया। उसके पेरेंट्स ने बड़ी खुशी मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं बहुत खुश थी कि सुनील कोई भिखारी नहीं बल्कि एक सीनियर ऑफिसर था और मुझसे इतना प्यार करता था। मेरे दिल में उसके लिए जितने भी गलत ख्याल थे वे सब खत्म हो गए। जल्द ही हम दोनों की शादी हो गई और अब हम दोनों खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर सुनील मेरे भाई बहन का भी बहुत ख्याल रखता है। उसने एक बेटे की तरह मेरे घर वालों की भी जिम्मेदारी उठा ली है। अब वह मुझे जॉब भी नहीं करने देता। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे दुआएं दी, तुम्हारा पति तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। सुनील मुझे सच में किसी रानी से कम ट्रीट नहीं करता था। वह मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे। सुनील का साथ पाकर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जो जिम्मेदारी पहले मेरी हुआ करती थी अब वह एक बेटे की तरह उठा रहा था। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। बस आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने दिल में गलत फहमियाँ लाने से पहले सामने वाले की परिस्थिति को भी समझ लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।